2025 और 26 का बजट आ चुका है। शायद इस बजट के पेश करने के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह थोड़े राहत भरे सांस लिए होंगे, क्योंकि इस बजट पर नीतीश कुमार के सकारात्मक टिप्पणी, नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल जो कि अब एक्स हो चुका है, एक्स पर भी नीतीश कुमार ने सकारात्मक पोस्ट किए। इसके अलावा फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पर भी नीतीश कुमार ने जो पोस्ट किया वो पोस्ट सकारात्मक था। तो मोदी और शाह के लिए आज का जो समय है, आज का जो दिन है, वो थोड़े बहुत राहत भरी है। लेकिन तमाम परिस्थितियों में इस बजट को कांग्रेस पार्टी बता रही है बिहार का बजट है, और दूसरी तरफ आरजेडी कह रही है नहीं जनाब, ये इसमें तो बिहार की जनता को ठगा गया, बिहार की जनता के साथ तो विश्वासघात हो चुका है। तो क्या अब इंडिया गठबंधन में ही सब कुछ ठीक नहीं है? इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी कह रही है ये बजट बिहार का बजट है, तो क्या वाकई ये बजट बिहार का बजट है? आज हम भी इसका एनालिसिस करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे क्या ये बजट वाकई बिहार का बजट है या इस बजट में बिहार को तो बस बदनाम किया जा रहा है। इस बजट में आखिर बिहार को क्या मिला है? बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो कहते हैं कि आपके पास पैसा का, आप बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे। यूं कहिए कि आप अखबारों में राशिफल पढ़ते होंगे, आज का दिन शुभ रहेगा, आज आप काफी ज्यादा धन की प्राप्ति करेंगे, प्रकार से एस्ट्रोलॉजरों की भविष्यवाणी होती। ठीक वैसे बिहार के साथ हो इस समय बिहार में आज जब सुबह बिहार के लोग खबरें देख रहे थे, न्यूज देख रहे थे, बजट देख रहे थे बैठकर, तो बिहार की जनता को तो बस बिहार सुनाई दिया। वित्त मंत्री जी बिहार बिहार कर रही थी, लेकिन बिहार को मिला क्या? जब इस तह पर हम जाएंगे, सच्चाई को जानने के प्रयास करेंगे, तो पता चलेगा बजट में तो मोदी जी ने बिहार को ठग लिया। वाकई इस बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला है, बिहार को बस ठगा गया है, जैसे पिछली सरकारों ने बिहार को ठगा। पैसे तो बहुत दे दिए गए हैं, लेकिन बिहार के खाते में कितना पैसा आता है ये देखना बहुत जरूरी है। कुछ फैसले सकारात्मक भी रहे, जैसे कि बिहार में सीमांचल के इलाके होते हैं, मिथिला के इलाके, वहां पर मखाना की खेती काफी ज्यादा होती है, मखाना के किसान काफी ज्यादा, तो मखाना के किसान के लिए मखाना बोर्ड बनाने की बात कही। इसे आप कह सकते हैं मिथिलांचल जो बिहार में ही है, लेकिन मिथिलांचल को अलग अलग बनाने की बात हो रही है। बिहार के टोटल 38 जिलों में से 20 जिला मिथिलांचल का है, मिथिलांचल एक अलग राज्य बनाने की बात हो रही है। जो है मिथिलांचल के ही क्षेत्र में सीमांचल भी पड़ता है, मतलब सीमांचल में 4 जिले आते हैं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। इन चारों जिलों में जो मखाना की खेती होती है वो काफी ज्यादा होती है। कुछ वैसी तस्वीर देखने को मिली, पटना एयरपोर्ट का सौंदर्यीकरण की बात कही, पटना एयरपोर्ट को बेहतर बनाने की बात हो रही है। उसे बता देना चाहते हैं ये वही नरेंद्र मोदी है, ये वही नरेंद्र मोदी है जो इससे पहले कई योजनाओं को लेकर आए, लेकिन उन योजनाओं का बेनिफिट आम जनता को नहीं मिला। पटना में आईआईटी का विस्तार की बात भी वो कह रहे हैं। इसके अलावा बिहार में फूड प्रोसेसिंग संस्थान की स्थापना करने की बात भी वो कह रहे हैं। मिथिलांचल को मिलेगा बाढ़ से राहत, यानी सीमांचल और मिथिलांचल का जो क्षेत्र बाढ़ में आप कह सकते हैं कि एक साल में 6 महीने ये क्षेत्र डूबा रहता है। इस क्षेत्र में विकास की बहुत संभावना है, खासकर सीमांचल, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये वो 4 जिले हैं जो देश का सबसे पिछड़ा जिलों में आता है। कटिहार देश का सबसे पिछड़ा जिला में आता है, लेकिन इस क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि विकास अगर हो, इस क्षेत्र में विकास की काफी संभावना है। ये क्षेत्र से आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पलायन होता है, और ये पलायन होकर कहाँ जाते हैं ये लोग? दिल्ली या मुंबई में जाते। अगर इसी क्षेत्र में सीमांचल में ही मान लीजिए लोगों को रोजगार मिलने लगे तो बड़े समस्या समाधान हो जाएगा। जो गरीबी सीमांचल के क्षेत्र में है, मिथिलांचल के क्षेत्र में है, उस गरीबी से भी मुक्ति मिल जाएगा अगर यहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध होगा। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में बाढ़ की समस्या से मिथिलांचल हर साल डूबता है, यूं कहिए कि सीमांचल के क्षेत्र हर साल डूबता है। बाढ़ की समस्या से जुड़े मिथिलांचल क्षेत्र पश्चिमी कोसी नदी नहर परियोजना के तहत 50,000 एकड़ भूमि पर सिंचाई की सुविधा देने की घोषणा की। इस परियोजना से क्षेत्र में जो किसान है उन्हें बड़ी राहत मिलेगी, यानी सीमांचल के, मिथिलांचल के जो किसान है उन्हें बहुत बड़ा राहत मिलेगा। बिहार को सौगात तो मिला है, बिहार को बम्पर सौगात मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ उसी बात है कि अगर आप किसी ज्योतिष को कुंडली दिखाते तो वो कहते हैं आपके पास धन के बहुत बड़े योग्य है, बड़े बड़े सोर्स है, और बाद में आप कहते हैं कि आपके पास धन ही नहीं। बिहार के साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। बजट में तो बिहार को बहुत कुछ दे दिया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार के पास आज की तस्वीर में कुछ नहीं है। आज बिहार गरीबी में ही है, और बिहार की जो जनता है वो आज भी पलायन के शिकार होते हैं। बिहार में आज भी उद्योग विहीन है, आज भी सीमांचल का क्षेत्र
सीमांचल में ही कटिहार आता है, जो एक समय उद्योग नगरी के तौर पर जाना जाता था। एक दौर था जब ये उद्योगों की राजधानी हुआ करता था, वहां उद्योग समाप्त हो चुके। यानी भारतीय जनता पार्टी वादे तो कर रही है, क्या उस वादे को निभा पाएंगे? क्या इसे हम चुनावी घोषणा ना समझे? क्योंकि अब बस 8 महीने का वक्त है बिहार में चुनाव, और आचार संहिता की बात करें तो सितंबर से लग जाएगा। मतलब सितंबर से आचार संहिता लग जाएगा जिस राज्य में, उस राज्य में इतने सारे योजनाओं की बात कही जा रही। बिहार को जिन योजनाओं को दिया गया, उस नजरिए से बिहार को देखिए। आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने वार्निंग भी दिया था, और नीतीश को उस वार्निंग का असर भी देखने को मिला। इन घोषणाओं में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जोड़कर भी देखा जा रहा है, लेकिन राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा और जेडीयू के बीच, जेडीयू ने के लिए ये घोषणाएं अहम हो जाती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने जो तंज कसा है, कांग्रेस ने जो तंज कसा है, कांग्रेस में मामूली तंज नहीं कसा। कांग्रेस ने कह दिया ये बजट बिहार का है। तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला। जो राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है आरजेडी कह रहा है कि बिहार को कुछ नहीं मिला। श्री यादव कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी कह रही है बिहार को सब कुछ मिल चुका है। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में हम आगे बढ़ते हैं साथियों, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताते चले कि इस बजट में बिहार को ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश को भी मिला है। और जो 2 बैसाखियों की बात होती है, एक बैसाखी बिहार से आता है, दूसरा बैसाखी जो नरेंद्र मोदी के सरकार को चला रहे हैं वो कहां के हैं? वो बैसाखी है आंध्र प्रदेश के, यानी चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दोनों एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है, और इस नजरिए से एनडीए की परिस्थिति को आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश को भी कई योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मिला, औद्योगिक विकास की चर्चा की गई, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में काफी बातें कही गई। आंध्र प्रदेश को भी काफी सारी योजनाएं मिली, लेकिन इन सारे बातों को आप हमारे वेबसाइट intalknews.com पर भी जाकर विस्तार से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर समय की कमी होती है। तो इस कारण से हमें विश्लेषण को अगले अध्याय पर ले जाना होगा। इकोनॉमिक सेंसस की जब बात आई थी, जब इकोनॉमिक सेंसस आया था, उसमें जो आर्थिक सर्वे में देश की रियलिटी दिखी थी, देश की सच्चाई दिखी थी, उस सच्चाई को नरेंद्र मोदी नजरअंदाज नहीं कर सकते। देश की सच्चाई इस समय क्या है, देश की अर्थव्यवस्था की किस परिस्थिति से गुजर रहा है, यह जानना बेहद जरूरी है। जिस देश में 140 करोड़ आबादी है और उस देश के 80 करोड़ लोग, आज आप कह सकते हैं कि 80 करोड़ लोग 5 केजी अनाज पर अपने जीवन यापन कर रहे हैं, तो उस देश की सच्चाई क्या हो सकती है, उस देश की आर्थिक परिस्थिति क्या हो सकती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों ने इस देश को कहां पहुंचा दिया, ये बताने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी बड़े बड़े घोषणाएं करते हैं। इस बजट को भी नरेंद्र मोदी ने बेहतर बताया, लेकिन नरेंद्र मोदी ये जवाब नहीं दे पाए कि इस देश में 80 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त राशन क्यों दिया जा रहा है। ये योजनाएं तो कोरोना काल के लिए था, नरेंद्र मोदी आज भी क्यों दे रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी को इस बात की सच्चाई पता है? इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। इस देश में आज गरीबी का स्तर बढ़ रहा है। क्या ये सच्चाई है? सरकारी आंकड़े कह रही है गरीबी घट रही है। अगर गरीबी घट रही है तो इस देश में 80 करोड़ लोगों को आप सरकार की तरफ से फ्री राशन क्यों दे रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और इस सवाल का जवाब वर्तमान एनडीए सरकार को देना होगा। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच आर्थिक सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष जीडीपी ग्रोथ रेट जो था वो 6.3 से लेकर 6.8% के रहने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2024 और 25 में 6.4% रहने की उम्मीद है। इससे पहले 23 और 24 में 8.4% की शानदार रफ्तार थी। लेकिन जब हम जीडीपी को देखते हैं, जब हम अपने विकास दर को देखते हैं, तो काफी खुश होते हैं कि हमारा विकास दर चाइना से बेहतर है। चाइना हमसे आगे बढ़ चुका है। अभी हमें अगर बेहतर करना है तो हमारा जो जीडीपी है उसे और बढ़ाना होगा। भारत को और ज्यादा मेहनत करना होगा, तब हम चीन और अमेरिका के बराबरी भी कर पाएंगे। इस रफ्तार से वर्तमान में भारत की जीडीपी बढ़ रही है, विकास दर बढ़ रही है। इस रफ्तार से अगर बढ़े तो हमें चाइना और अमेरिका की बराबरी करने में हमें करीब 50 से 70 साल लगेंगे। 50 से 70 साल भी लग सकते हैं या 100 साल लग सकते हैं। क्या हम 100 साल तक इंतजार करेंगे कि हम अमेरिका के बराबरी जाए, हम चीन के बराबरी जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। हमें ज्यादा मेहनत करना होगा। एक देश के तौर पर, एक मुल्क के तौर पर हमें बहुत ज्यादा मेहनत इस समय करना होगा। हमारे पास 140 करोड़ आबादी, तो हम इस 140 करोड़ आबादी का सही प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे? आज भी ये देश क्यों पिछड़ा है? आज भी इस देश में 80 करोड़ लोगों को क्यों जरूरत पड़ रही है मुफ्त राशन की? आज भी इस देश में जब चुनाव होते हैं तो बिजली फ्री मिल जाएगा, ये फ्री मिल जाएगा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये मानसिकता इस देश से कब बाहर जाएगा?
जब हम सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार भी कि भी कुछ योजना है, कुछ नीतियां गलत थी, लेकिन सरकार की कुछ नीतियां अगर गलत थी तो इसके जवाबदेही हमसे भी बनती है कि हम इस देश के जीडीपी को बढ़ाने के लिए क्या योगदान दे रहे हैं। रील देखकर योगदान दे रहे हैं या इस देश के जीडीपी बढ़ाने के लिए वाकई इस देश के लोग मेहनत कर रहे हैं। जब हम चाइना या अमेरिका से तुलना करते हैं, जापान के लोगों की तुलना करते हैं, तो जापान के लोग इनोवेशन कर रहे हैं, लगातार वो नए नए टेक्नोलॉजियों पर कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं। हाल में ही चाइना ने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए अपना एआई चैट बुक लॉन्च कर चुका है, लेकिन भारत अभी तक नहीं कर पाया। भारत सरकार ने कहा ही करेंगे, लेकिन भारत में इनोवेशन कितना होता है ये बात भी आपको बताते चले कि भारत में इनोवेशन ये भी बता दें कि भारत में पिछले कुछ समय से इनोवेशन बढ़ी है। भारत में नई टेक्निकों पर रिसर्च भी बढ़ा है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जो जापान का है, जो चाइना का है, जो अमेरिका का है। तभी वो लोग समृद्ध देश है। नरेंद्र मोदी कहते हैं ना 2047 तक भारत समृद्ध बनेगा, 2047 तक हमें समृद्ध बनना है, तो इस देश के लोगों को कहीं ना कहीं ज्यादा मेहनत करना होगा। आप जिस भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र में आपको अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच में आपको ये भी बताते चले कि 24 और 25 के बीच चौथी तिमाही में महंगाई की कमी की उम्मीद है। साथ ही ये बताते चले कि इकोनॉमी सर्वे सरकार ने भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, यानी जो आप कह सकते हैं कि सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को आगे आने की जरूरत है। इसके अलावा एआई के चलने वाले बदलावों के विपरीत प्रभावों को कम करने की भी जरूरत है। ये भी कहा था। आर्थिक इकोनॉमी सर्वे की हम बात करें, बजट की हम बात नहीं बता रहे, बजट की भी बातें हम बता देंगे। भारत को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहिए। ये भी बातें इकोनॉमी सर्वे से निकलकर सामने आई। महंगाई बढ़ी है और ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत सरकार ने, भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे बड़ी चुनौती इस समय महंगाई है, तो इस बात को बताते चले। इसके अलावा कृषि क्षेत्र की ग्रोथ की बात करें 3.5% रहा इकोनॉमी सर्वे 24 और 25 का ये बता रहा है। सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में जो एफडीआई यानी विदेशी निवेश है, विदेशी निवेश वर्ष 25 के अप्रैल के सितंबर तक 29.8 अरब डॉलर यानी एफडीआई आ सकता है सर्विस सेक्टर में, और 5.7 अरब डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ। मतलब ये जो विदेशी निवेश की हम बात करें, विदेशी निवेश भारत में जो विदेशी निवेश है वो कहीं ना कहीं वर्ष 2025 में बढ़ने की संभावना है। इनोवेशन के बढ़ावा मिल रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में हमने इनोवेशन की बात की, तो इकोनॉमिक सर्वे में भी इनोवेशन को देश की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। सर्वे के अनुसार नीतिगत योजनाओं की कम व्यापारिक इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित करना ताकि भारत में वैश्विक इनोवेशन हब बन सके। भारत की अभी तक की क्या परिस्थिति है? हम दुनिया के सबसे बड़े मार्केट है, हम दुनिया के सबसे बड़े मार्केट है दूसरे देशों के लिए, यानी हम दूसरे देशों के सामान ज्यादा खरीदते हैं लेकिन अपना कुछ बनाते नहीं है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अपना कुछ बनाते नहीं है, हम दूसरे देशों से खरीदते बहुत ज्यादा हैं। हम चाइना के सामानों को खरीद सकते हैं, अमेरिका के प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, लेकिन भारत अपना कौन सा प्रोडक्ट विदेशों में भेजता है जरा पता कीजिए। आज के टाइम में अगर डॉलर का कीमत रुपए की तुलना में बढ़ा है तो इसके पीछे का प्रमुख कारण है क्योंकि भारत अपना कुछ बेचता नहीं है। भारत है जो ज्यादातर सामान विदेशों से मंगवाता है, यही भारत के लिए कहीं ना कहीं नुकसान बन रहा है। इसलिए भारत को इनोवेशन पर भी फोकस करना चाहिए। एआई टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग भी है और उसे सही प्रयोग भी करना होगा। अमेरिका ने चैट जीपीटी बनाया तो चाइना ने अपना एक जीपीटी लॉन्च कर दिया, अपना एआई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दिया। भारत भी कह रहा है कि एक साल के अंदर कर देंगे, लेकिन काफी समय लग जाएगा। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में आपको ये बताते चले कि रेलवे में वंदे भारत ट्रेन की भी विस्तार करने की बात कही गई, यानी रेलवे में वंदे भारत ट्रेन की भी विस्तार होगा। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में हम बजट में आ जाते हैं। बजट से क्या उम्मीद हम कर सकते हैं? क्या इस बजट को हम बिहार का बजट कह सकते हैं? तो फिर से मैं कहना चाहता हूँ ये बजट बिहार का बजट नहीं, लेकिन एक तरफ से हमारे स्क्रीन पर आपको ये भी दिखा देते हैं कि आज के बजट में क्या क्या सस्ता हुआ है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि आज के बजट में क्या क्या सस्ता हुआ है। 36 जीवन रक्षक जो दवा है, लाइफ सेवन मेडिसिन है, उसमें आप कह सकते हैं कि छूट मिला है। कैंसर दुर्लभ बीमारियों के इलाज में भी इस्तेमाल होने वाली दवाई सस्ती हुई है। 6 जीवन रक्षक दवाओं के आयात शुल्क 5% हुए हैं। मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी, ये सब कुछ सस्ता हो चुका है। जहाजों के निर्माण, कच्चे माल पर सीमा शुल्क भी छूट दे दी गई है। इन तमाम परिस्थितियों में बजट में महंगी क्यों हुई? आईआईटी जूते और मोमबत्तियां महंगा हो चुका है। स्मार्ट मीटर, सोलर सेल की कीमतें बढ़ने वाली है। आईआईटी बोट, जहाज, इनके दाम अब ज्यादा होंगे। इसके अलावा और भी चीजें जो बढ़ी है, कीमत बढ़ी है, मतलब
क्लियर मैसेज मैं देना चाहता हूं साथियों, बहुत चीजों की दाम बढ़ भी गई। बजट को अगर आप दो नजरिए से देख सकते हैं। पहली नजरिया ये है कि बिहार के लिए बजट है, लेकिन ये बजट में बिहार को मिला क्या? बिहार के लिए योजनाओं की घोषणाएं हुई, क्या बिहार के पास वो सारे पैसे आ चुके हैं? जवाब है नहीं। बिहार को कई सारे तोहफे दिए गए, चुनावी ईयर था, जाहिर सी बात है बिहार के लिए होगी, लेकिन क्या इस देश के मिडिल क्लास को कुछ मिला? इस देश के मिडिल क्लास को इस बजट से कुछ मिला? तो बताना चाहते हैं कि इस देश के मिडिल क्लास को भी इस बजट से थोड़ी बहुत चीजें मिली। इस देश के मिडिल क्लास को आप 12 लाख तक के इनकम के लिए कोई आप कह सकते हैं इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तस्वीर यह भी है कि सरकार जीएसटी सबसे बटोर रही है, चाहे वो इनकम टैक्स का दायरा में आए या ना आए, उससे भी जीएसटी बटोरा जा रहा है। चाहे कोई गरीब परिवार से हो, कोई एपीएल परिवार से हो, वो भी कोई सामान मार्केट में खरीदने जाता है तो उससे भी जीएसटी लिया जाता है। और इस समय ज्यादातर राज्यों का जो इनकम का मुख्य सोर्स है, छोटे राज्यों में तो 70% और बड़े राज्यों में करीबन 50% आप मान लीजिए इनकम का मुख्य सोर्स जीएसटी है। तो सरकार ने यह कह दिया कि हम 12 लाख तक कोई इनकम नहीं लेंगे। जाहिर सी बात है, जब 12 लाख के आय तक कोई इनकम नहीं लगेगा, सालाना 12 लाख के आय तक, तो इसका फायदा क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा? तो वो लोग अपने बचे हुए पैसों से, जो इनकम टैक्स नहीं लग रहा है, उन पैसों से खरीदारी करेंगे। खरीदारी करेंगे तो इससे किसे बेनिफिट मिलेगा? सरकार को मिलेगा। अगर सरकार इनकम टैक्स नहीं ले रही है तो कोई बात नहीं, जीएसटी से तो हम पैसा को वसूली कर लेंगे, जीएसटी से तो हम पैसों को कहीं ना कहीं वसूली कर लेंगे। इस नजरिए से आप समझ सकते हैं इस पूरे खेल को कि सरकार आपसे टैक्स तो ले रही है, सरकार आपको ये भी कह रही है 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना है, लेकिन दूसरी तरीका यह है कि जीएसटी के जरिए सरकार आपसे इनकम टैक्स ले रही है, यानी सरकार आपके टैक्स नहीं छोड़ रही है। सरकार आपसे कह रही है कि आप खरीदो ज्यादा, आपको हम 12 लाख तक का छूट दे रहे हैं इनकम टैक्स में, आप ज्यादा खरीदारी करो। इसके लिए जो नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए 12,75,000 का इनकम टैक्स छूट है। इस नजरिए से देखिए सरकार आपसे कह रही है कि आप खरीदो ज्यादा, यानी आप ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदो। सामान खरीदोगे तो ऑटोमेटिक मुझे जीएसटी से कनेक्शन मिल जाएंगे। या ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसमें जीएसटी नहीं लगता है। तो मतलब सीधे समझ लीजिए कि जीएसटी के जरिए सरकार आपसे पैसा वसूल करेगी, और सरकार इसलिए भी जीएसटी को ज्यादा बढ़ावा देना जा रही है क्योंकि इस समय ज्यादातर राज्य सरकारों का जो इनकम का मुख्य सोर्स है वो जीएसटी है। सरकार इसलिए इनकम टैक्स को भी 12 लाख तक आप कह सकते हैं कि सरकार ने इनकम टैक्स में छूट दे दिया है। यानी आज के इस बजट को अगर आप देखेंगे, कुछ लोगों के लिए ये बजट बिहार के लिए है, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि बिहार की बजट अगर वाकई होता तो शायद बिहार को और भी महत्वपूर्ण योजनाएं मिलती। कुछ योजनाएं सही है और जो बिहार के हित में, और जो बातें आज की बजट में कही गई वाकई उन बातों पर डटे रहती है सरकार, उन कामों को जल्द से जल्द कर लेती है, तो बिहार में सरकार को कहीं ना कहीं लाभ होगा, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को लाभ होगा। लेकिन मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखियों पर निर्भर करती है। एक चंद्रबाबू नायडू का है और दूसरा जो बैसाखी है वो नीतीश कुमार का है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, और नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, और नरेंद्र मोदी का डर, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को सत्ता जाने का डर बिहार और कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के लिए एक मौका मिल गया। आंध्र प्रदेश और बिहार को भी बजट में कुछ मिल गया, वरना 2014 के बाद बजट तो केवल गुजरात के लिए होती थी। हर बजट में गुजरात के लिए कुछ ना कुछ ऐलान होती थी, लेकिन जैसे ही 2024 में नरेंद्र मोदी आल मोहम्मद में आ गए, 240 पर आ गए, तो नरेंद्र मोदी भी समझ लिए कि एक राज्य का विकास करके वो देश का विकास नहीं कर पाएंगे। शायद इसलिए वो देश के सबसे पिछले राज्यों में गिने जाने वाले बिहार पर फोकस शुरू कर चुके हैं। लेकिन ये भी कहना चाहते हैं कि ये पैसे अभी तक मिले नहीं है। बस देखने को मिल रहा है कि बिहार को इतना मिल गया, आंध्र प्रदेश को इतना मिल गया, लेकिन वो पैसे अभी तक मिले नहीं। इन तमाम परिस्थितियों को, इन तमाम कहानियों को मैं एक नजरिए से देख रहा हूं, और 2025 के इस बजट को अगर मैं देखूं तो मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं को आप ना तो चुनावी बजट कह सकते हैं और ना ही इस बजट को आप ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी एक या दो राज्यों के लिए ये बजट लगभग काफी हद तक बेहतर भी है। इस बजट में इनकम टैक्स में जो 12 लाख तक का छूट मिला है, 12 लाख तक का, वो भी बेहतर है। मोदी जब कहते हैं कि जीडीपी बढ़ रहा है, अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो 5 केजी अनाज फ्री देने की क्या जरूरत पड़ गई? सबसे बड़ा सवाल है। और मैं कई मौकों पर कह चुका हूं कि ये फ्री की योजना है, सभी सरकारों को बंद करनी चाहिए। फ्री की योजनाओं की जगह आप रोजगार पर फोकस कीजिए। आप इस देश को अगर समृद्ध बनाना चाहते हैं तो इस देश के लिए जरूरी है रोजगार के सेक्टर में विकास, और ये जो रोजगार के सेक्टर में विकास होगा वो प्राइवेट सेक्टर से भी होगा और गवर्नमेंट के सेक्टर से भी होगा। जब युवाओं को रोजगार मिलेगा तो आपको फ्री की ये जो बात
फ्री बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब तक इस देश के युवाओं का जो आप कह सकते हैं स्किल सही प्रयोग नहीं किया जाता है, तब तक देश सही मायने में अमेरिका या चीन या जापान के टक्कर नहीं दे सकता है। जीडीपी हमारा बढ़ रहा है, चाइना का इतना बढ़ा है, चाइना तो तरक्की कर चुका है। आज के समय में हम चाइना से तुलना करते हैं खुद को, चाइना हमसे कई साल पहले तरक्की कर चुका है। आज चाइना समृद्ध देश है, विकसित देश है। जिस विकसित देश को बनाने के लिए नरेंद्र मोदी 2047 ट्रक के वक्त मांग रहे हैं। चाइना हमसे आगे है, अमेरिका हमसे आगे। इस सच्चाई को हमें समझना होगा। चीन हमसे काफी आगे, और इस बात को भी समझना होगा कि चीन में लोगों को मेहनत, चीन किस प्रकार से इनोवेशन करता है, चीन किस प्रकार से नई तकनीकों पर प्रयोग करता है। क्या हम नहीं कर सकते? हमारे पास क्या टैलेंट नहीं है? इस सवाल का जवाब है कि हमारे पास भी टैलेंट है, भारत के पास भी टैलेंट है। आज की ही इस बजट में आप देख लीजिए कि शिक्षा पर भारत ने कितना पैसा खर्च किया, इनोवेशन पर भारत ने इस बजट में कितना पैसा खर्च किया, लेकिन भारत ज्यादातर फ्री की योजनाओं में खर्च कर रहा है। राज्य सरकारों की चुनाव आती है तो राज्य सरकार फ्री की बम्पर स्कीमों का ऐलान कर देते हैं। इससे फायदा क्या होता है? वोट मिल जाता है, लेकिन देश कहीं ना कहीं खोखला हो रहा है। नॉर्थ अमेरिका में एक देश था, देश का नाम मुझे याद नहीं है, उस देश में सब कुछ फ्री कर दिया गया, कुछ सालों के बाद वो देश ही बर्बाद हो गया। इसलिए इस नजरिए से देखिए कि फ्री की स्कीमों से आपका देश को ही नुकसान होगा और फ्री की योजनाओं से देश को नुकसान होगा। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ये कहना चाहिए कि राज्य सरकार जो ये फ्री की स्कीमें लॉन्च कर रही है, ये स्कीमें लॉन्च ना करे। जिन राज्यों ने ये फ्री की स्कीमें लॉन्च की, उन राज्यों में कितना कर्ज है ये भी जरा पता कर लीजिए। अब सीधे तौर पर कहें तो फ्री की स्कीमों के जरिए इस देश को कहीं ना कहीं बर्बाद करने की प्रयास हो रही है। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस तौर पर कहना चाहता हूँ साथियों, और एक बात महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ कि इस वक्त फ्री की योजनाओं पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं, अगर इतनी चर्चा हम इनोवेशन पर करते, इतनी चर्चा हम रोजगार के सेक्टर में रोजगार को बढ़ाने के लिए करते, तो शायद ये देश कहां पहुंच जाता। 2047 में हम समृद्ध देश बन जाएंगे, लेकिन उस समृद्ध देश बनने के लिए हमारा जो कदम है वो किस दिशा में बढ़ रहा है? फ्री की स्कीमों की तरफ बढ़ रहा है। फ्री की स्कीमों से चुनाव में वोट मिल जाएंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि फ्री की स्कीमों से इस देश का भलाई हो जाए। फ्री की स्कीमों के साथ इस देश का कभी भलाई नहीं हो सकता। लेकिन आज के इस बजट को हम बेटर भी कर सकते हैं, लेकिन आज की इस बजट को कई मायनों में हम कई खामियां भी देखते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन की घंटी को बजा दीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहे टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।